हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि साइंस का हम लोग वैसे प्रश्न को देखेंगे जो कि प्रीवियस प्रश्न होगा। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी क्लास कराते हैं, जो कि हम करा चुके हैं पीछे, अभी लगभग हुआ है 2 घंटा पहले। तो वो 6:15 में होता है और आपका जो सब्जेक्टिव का क्लास होता है वो 8 बज के टोटल 8 बजे होता है। तो हम 8 बजे हाजिर हैं आप लोगों का ये क्लास लेकर के, और इस क्लास में हम लोग वैसे प्रश्नों को देखेंगे साइंस में जो कि पूछा गया प्रश्न होगा। यानी कि हम लोग कलेक्ट करते हैं कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं 2011 से लेकर के 22 तक में जितना भी प्रश्न पूछा गया है और जो कि लगातार प्रश्न पूछा गया हो, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। और आपको मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको मैं आशा दिलाता हूँ, अगर आप लोग आज से हमारे क्लास को, अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये है कि आज से अगर हमारे साथ आप जुड़ जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके, डेली क्लास 2 क्लास होता है 6:15 में और 8 में। अगर उस दोनों क्लास को आप लोग डेली करेंगे लगातार, तो इतना मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं, आपका जो भी टारगेट होगा 400 हो या फिर 450 हो या फिर उससे भी ऊपर हो, जो भी हो, बस मन से आप लोग पढ़ेंगे तो आपका नंबर कोई इतना लाने से काट नहीं सकता है। ठीक है ना। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों से एक अनुरोध है कि हंसते हंसते आप लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके एक शेयर अपने फ्रेंड में कर देंगे। तो एक और हमारा क्या है, एक हमारा यहाँ पर मोटिवेशन वाला जो बात है, डायलॉग है, वो है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात आप लोग याद रखना। क्या याद रखना? जब भी मन ना करे पढ़ने का तो याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न है, जब विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत सिंपल है, आपको सीधे देखिए 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है 2011 में और पूछा जा रहा है विद्युत बल्ब का चित्र आपको बनाना है। तो उत्तर पहले आपको इस प्रकार से लिख देना है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र इस प्रकार है, बस इतना लिखना है। और आपको बल्ब का तो पता ही है, हर जगह बल्ब लगा रहता है घर में, हर जगह आप लोग देखते हो, तो बल्ब का आपको सिर्फ चित्र बनाना है। और ये जो यहाँ पर से जो लाइट निकलता है, इसको आप लोग फिलामेंट सिर्फ लिख देंगे, इसको फिलामेंट लिख देंगे इस प्रकार से बल्ब बना करके। और थोड़ा देखेंगे तो नीचे आप लोगों को कुछ नहीं करना, अगर आपको कुछ नहीं आए ना तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग बना देना नीचे शॉर्ट में इस प्रकार से। और इसको अगर लिखना हो तो लिख भी सकते हो आवर्धित फिलामेंट, यानी यहाँ पर आप याद रखेंगे फिलामेंट, यहाँ पर भी फिलामेंट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आप आवर्धित फिलामेंट लिख देना। बस इतना कर दोगे ना तो देखिए ये 2 नंबर के लिए भी पूछा गया है, काफ़ी बार प्रश्न ये 2 नंबर में भी पूछा गया है और ये लगभग 5 नंबर में भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए 5 नंबर में भी कई बार पूछा गया यह प्रश्न है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा मेरा नंबर आ जाए तो आप लोगों को आसानी से आ जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, बल्ब को याद रखेंगे, इतना लिख देंगे और उसके बाद फिलामेंट याद रखेंगे और आवर्धित फिलामेंट याद रखेंगे। ठीक है ना, आवर्धित फिलामेंट याद रखेंगे तो आपका नंबर कोई लाने से काट नहीं सकता है। ठीक है, तो आप लोग बल्ब का डायग्राम याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए अगली क्वेश्चन आपसे बहुत आसान पूछा है, बहुत आसान। क्या पूछा है? तो क्वेश्चन है कांच की सिल्ली, कांच की आयताकार, यानी आयताकार का मतलब इस प्रकार से आपको बनाना है, आयताकार इस प्रकार से सबसे पहले बना लेना है। आयताकार सिल्ली का अपवर्तन जो है ना, 2 किरणों का नामांकित चित्र खींचे। मतलब बहुत आसान है, एक आयताकार आपको बर्फ का सिल्ली ले लेना है और उसका नामांकित चित्र बना देना है, बहुत आसान है। और देखेंगे तो प्रश्न 2011 में पूछा गया है। कब पूछा गया है ना, तो 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको उत्तर दे करके लिखना है, अपवर्तन के 2 किरणें का नामांकित चित्र इस प्रकार है। लिख देंगे अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र इस प्रकार है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया आयताकार आपको बनाना है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आयताकार बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आयताकार यहाँ पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से आयताकार बनाएंगे और आपको इसमें करना कुछ नहीं है। क्या करना है? आपको एक प्रकाश का संश्लेषण इस प्रकार से लकीर खींचना है यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग अंदर बर्फ की सिल्ली पर जब डालते तो यह मुड़ जाता है, अंदर में थोड़ा सा विचलन होता है, विचलन होने के बाद यह क्या होता है, विलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इस प्रकार से आपको एक लकीर लेना है, ऐसे खींचना, ऐसे खींच देना, इतना ही खींच दोगे। और आपको अगर मान लो उतना तो पता ही होगा, ये बल्ब का सिल्ली, ये बीच का बर्फ का सिल्ली हो गया और ये बाहर में हवा ही होगा तो हवा लिख सकते हो, यहाँ पर भी हवा लिख सकते हो और बीच में ये आप लिख ही सकते हो कांच की पट्टिका, ये कांच की सिल्ली है या फिर पट्टिका, कुछ भी इस प्रकार से लिख सकते हो। इतना लिख दोगे और आप एक कोना लिख दोगे ए बी, यहाँ पर सी लिख दोगे, यहाँ पर डी लिख दोगे और इसका नाम आप दे सकते हो पी, यानी प्रकाश तरंग, यहाँ पर आप लोग दे सकते हो आर। तो इतना दे दोगे तो बहुत आसानी से आपको जो है ना नंबर पूरा, क्या मैं आपको बताऊं, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है और लगभग देखिए इसमें 3 नंबर तक के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है, 3 से 2 नंबर में, तो 3 नंबर तो फिक्स है। तो ये आप याद रखना, काफ़ी बार पूछा गया है। समझ में आ गया? आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ यहाँ पर।
यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर के लिए प्रश्न 2011 में भी पूछा गया, और मैं आपको बता दूं पीरियड से मैं चूज़ किया था और मैं बीच में उतना देखा नहीं हूँ, और ये काफ़ी बार पूछा गया होगा प्रश्न मेरे अनुसार, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद ही करके रखें, ठीक है जी। चलिए बिल्कुल सभी लोग याद रखेंगे। एंड आइए अगली क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये भी पूछा गया, काफ़ी बार प्रश्न है। देखिए 3 नंबर है, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, जो ऊर्जा स्रोत है उसके रूप में हमें जीवाश्म ईंधन जो आपका हो जाता है उसमें, एंड आपको क्या करना है, जीवाश्म ईंधन के बाद सूर्य में आपको क्या करना है, तुलना करना है, अंतर स्पष्ट करना है, सिर्फ अंतर आपको लिखना है। और ये 2011 में पूछा गया है, और मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी आपको बोला कि मैं ज़्यादा नहीं अभी कलेक्ट किया हूँ, मैं कलेक्ट कर ही रहा हूँ, और ये काफ़ी बार और भी पूछा गया प्रश्न होगा, ठीक है। तो 2011 में तो यहाँ पूछा गया, आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो आइए आंसर को देखते हैं। आंसर आप लोग देखेंगे और आंसर लिखेंगे कैसे, उत्तर करके लिखेंगे, जीवाश्म ईंधन एवं सूर्य में अंतर, इतना लिखेंगे, जीवाश्म ईंधन एवं सूर्य में अंतर लिखेंगे। और इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से एक लकीर आप लोग, जैसे कि मैं यहाँ पर खींच दिया हूँ पहले ही, इस प्रकार से लिख देंगे और इस प्रकार से डब्बा बना लेंगे, इधर लिख देंगे जीवाश्म ईंधन, इधर लिख देंगे सूर्य ऊर्जा। और देखिए अंतर क्या लिखना है, तो पहला पॉइंट देख करके लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे यह ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत है, और आपको लिखना है सूर्य में यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सेकेंड में लिखिएगा इनके भंडार सीमित है जीवाश्म ईंधन में, और सूर्य में लिखिएगा इनका स्रोत असीमित है, यानी सूर्य का प्रकाश सीमित नहीं है, यानी कि ये हमेशा रहेगा। एंड आप लोग जीवाश्म ईंधन में लिखेंगे यह प्रदूषण युक्त ईंधन है, और आप सूर्य में लिखेंगे यह प्रदूषण मुक्त ईंधन है। तो इतना तो याद रहेगा, आपको इतना लिख लेना आप लोग, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है, और इतना लिख दोगे ना तो आपको, देखिए ये मैं आपको बता दूँ 3 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट का ही बात होता है, 2 पॉइंट में अगर पूछे ना, 2 पॉइंट में तो आपको ये 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, लेकिन 3 पॉइंट में ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं यह प्रश्न 4 नंबर के लिए पूछा गया होगा, जब भी पूछा गया होगा ना 4 नंबर के लिए पूछा गया होगा। और पूछा हुआ भी प्रश्न आप लोग देखेंगे तो ये देखिए 2011 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगली क्वेश्चन क्या है। तो अगली क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों पर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग क्या हैं। मतलब कि ग्लूकोज से जो जितने भी जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं किस प्रकार से, यानी कि आप लोग भी ग्लूकोज, यानी कभी कभी क्या होता है आप लोग घर में भी मान लो ना ग्लूकोज पीते हो, गर्मी के समय, अभी तो ठंड है, आप लोग ठंड में काँप रहे होगे, ठीक है ना, तो वो अलग बात है। मैं आपको बता दूँ कि ग्लूकोज की कमी कब होती है, किसी भी जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उसमें तब होता है जब उनका क्या होता है, पूरा एकदम शरीर बीमार हो जाता है, सूखा पड़ने लगता है और उनको प्यास ज़्यादा लगता है, तो उस समय पता चलता है कि ग्लूकोज की कमी हुई है। तो आप लोग एक देखे होंगे डिब्बा के जैसा पाइपलाइन बना रहता है, इस प्रकार से एक डिब्बा बनाकर लटका दिया जाता है, हम घरों में देखते हैं, और लटका कर एक पाइप नीचे जोड़ करके, जो मम्मी हो किसी को भी लगता है तो सुई के जरिए लगाता है और पानी ठोप ठोप इस प्रकार से जाते रहता है, ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। तो उसी को हम लोग ऑक्सीकरण क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये किस प्रकार से होता है, तो ये प्रश्न देखेंगे तो 2011 में पूछा गया है। तो आइए सीधे आंसर आपको बता दें, इसका आंसर जो होगा ना, श्वसन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। क्या याद रखेंगे, श्वसन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। देखिए श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 CO3 का आदान प्रदान होता है, CO3 का आदान प्रदान होता है, तथा ऊर्जा भी इससे ऊर्जा मुक्त करने के लिए खाग का ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए रिएक्शन में आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, तो उदाहरण के तौर पे लिखेंगे C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो गया, यहाँ पर CO2 ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसका रिएक्शन बना तो ये क्या हो गया, 6CO2 प्लस ये बदल गया 6H2O और प्लस में ऊर्जा में बदल गया। तो ये रिएक्शन आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए आपको समझ में आ गया क्या, आप लोग बताएंगे कि 4 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया या फिर नहीं, इतना आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल सभी लोगों को समझ में आना ही चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए अगली क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है और ये भी 5 नंबर का प्रश्न है और 2011 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। सबसे पहले लिखना है आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, फिर एक उदाहरण देकर के आपको रिएक्शन करके समझा देना है। तो आइए सीधे हम लोग बढ़ेंगे आंसर की ओर। तो आंसर होगा, उत्तर होगा आपका
प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो ये आप लोग हेडराइट कर देना है, हाईलाइट। आप देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेता है करते हैं तो प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहलाती है। क्या याद रखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया या फिर परमाणु अथवा समूह यौगिक परमाणु अथवा समूह को, सिर्फ इतना याद रखना, मैं आपको उतना नहीं बताऊंगा, इतना याद रखना यहाँ से यहाँ तक। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु क्या करते हैं, अब अभिकारक के परमाणु समूह को क्या करते हैं, समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण करते हैं तो प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहलाता है। तो इतना ही पॉइंट याद रखेंगे, बीच का छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक याद रखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक आएंगे, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक पूरा याद करना है आपको, सिर्फ इतना। तो ये हो गया। आइए रिएक्शन हमको लिखना था, तो रिएक्शन ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल के चलिए CH4 + Cl2, और ये जब इसका रिएक्शन हुआ सूर्य के प्रकाश के साथ तो ये CH3Cl + CHCl बनेगा, तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो इतना आप लोग लिख दोगे तो आपको 100% गारंटी के साथ में बोलूँगा, ये आपको लगभग ज़्यादा नहीं 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा और 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा हाथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी मज़ेदार ये भी क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर है, धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखें। धातु कर्म क्या 2021 में पूछा गया प्रश्न है जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखना आप लोग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2011 में पूछा गया है और भी कई बार पूछा गया होगा, जब और क्लासेस हम करवाएंगे ना उसमें देखना ये क्वेश्चन को फिर हम लाएंगे और ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, तो याद रखना। तो देखिए आंसर क्या होगा, धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखें, तो आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे क्या, तो उत्तर लिखेंगे, उत्तर होगा अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, अयस्क से जो शुद्ध, अयस्क जो आपका पदार्थ है इससे शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो धातु कर्म कहेंगे। अब देखिए अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है, निष्कर्षण करना यहाँ पर पूछा ना, निष्कर्षण। तो देखिए अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है, तो वो चरण विभिन्न प्रकार, वो चरण जो ना विभिन्न प्रकार से हैं। तो पहला चरण लिख देंगे, तो पहला चरण होगा अयस्क का सांद्रण, दूसरा लिखेंगे सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, तीसरा लिखेंगे धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, एंड 4 लिख देंगे धातु का शुद्धिकरण। तो इतना लिखिएगा ना, तो मैं आपको बता दूं ये प्रश्न केमिस्ट्री का प्रश्न है, और आप लोग कहते हैं ना केमिस्ट्री काफ़ी हार्ड होता है, तो हार्ड कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो इतना याद रखोगे उत्तर, इतना याद रखोगे उत्तर, तो आपको लगभग ये 5 नंबर में तो पूछेगा नहीं, 4 नंबर में पूछ देगा, 4 नंबर के लिए पूछेगा। और क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार था, आपने देख ही लिया, क्वेश्चन सिंपल था, 6 नंबर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना आपको ये सब कल जो है ना आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे, बट अभी क्लास करो कहीं भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। आइए अगली क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण क्या है, इनका रासायनिक सूत्र नाम, रासायनिक नाम एवं सूत्र एवं उपयोग लिखें। देखिए सबसे पहले विरंजक चूर्ण क्या है, एक क्वेश्चन बन गया, एंड बन गया, इनका रासायनिक नाम क्या है, सूत्र एवं उपयोग को लिखें। और 2011 में पूछा गया प्रश्न है, और 2021 में भी ये प्रश्न पूछा था, 2022 में भी ये प्रश्न पूछा था, मैं लिखना भूल गया था, याद रखना आप लोग, काफ़ी मज़ेदार है। तो आइए आंसर लिखेंगे, बस छोटा सा ही आंसर होगा, इतना ही आंसर होगा। देखिए आंसर काफ़ी मज़ेदार होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कैल्शियम क्लोराइड होता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, इतना ही फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग इतना नहीं भी लिखते हो तो इतना लिख देना, लेकिन इतना लिखते तो आसान होता है। देखिए लिखिएगा उत्तर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो था ना वह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो ये होगा Ca ओपन ब्रैकेट होगा, ओपन इंटरवल OCl × Cl होता है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। और आपको उपयोग लिखने के लिए पूछा तो उपयोग लिखेंगे, इसका उपयोग लैंडी में विरंजक के लिए होता है, इसका उपयोग जो है लैंडी में विरंजक के लिए होता है। और लिखेंगे कीटाणु के रूप में जल को शुद्ध करने में होता है। बस इतना लिख दोगे आप लोग तो आपको यहाँ पर से लगभग मैं आपको बता दूँ 2 नंबर के लिए ही पूछेगा, लेकिन पूछेगा, और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है बिहार बोर्ड का। तो देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था, समझने में दिक्कत होता है कि बहुत बड़ा होगा। देखिए विरंजक चूर्ण लिखना है, यही सूत्र जो है ना इसी का नाम लिखना है और सूत्र लिखना है, बस यही नाम आपका सूत्र का हो गया। और इतना नाम लिखना है, उपयोग लिखना है, उपयोग यहाँ था, 2 उपयोग लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगली क्वेश्चन क्या है, तो काफ़ी मजेदार ये भी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है यदि एक लक्षण यानी कि ट्रेट लक्षण
ए जो है ना अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन पूछा हमसे, तो क्वेश्चन पूछा कि यदि एक लक्षण है, एक लक्षण है जिसमें क्या होता है, लक्षण ए नाम दे दिया है, तो ये अलैंगिक प्रजनन वाली हो गया, ये अलैंगिक प्रजनन है। और इसमें समष्टि का जो समष्टि के लिए जो सदस्य है वो 10% है, 10% पाया जाता है। और उसी में बी, उसी समष्टि में 90% जीवों में पाया जाता है। मतलब कि 10% जो है ना अलैंगिक जनन जीवों में पाया जाता है। और बी में जो है ये है आपका क्या, तो ये 90% पाया जाता है बी में, लेकिन ए में पाया जाता है 10%। तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का कि एक ए वाला नाम का एक अलैंगिक जनन है जिसमें समष्टि यानी कि जिसमें 10% सदस्य पाए जा रहे हैं। और वहीं यही अलैंगिक जनन है, लेकिन इसमें बी नाम इसका दे दिया गया है और इसमें जो समष्टि पाया जा रहा है जीवों में, ये पाया जा रहा है 90%। तो हमें सबसे लक्षण पहले उत्पन्न होगा और क्यों, किस में होगा, ये आपको बताना है। तो 2011 में पूछा गया प्रश्न, तो आइए बता देते हैं आंसर बहुत आसान से लिख देंगे। लक्षण बी अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है। ये पता है आपको, पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। और जो लक्षण ए प्रजनन वाली समष्टि है वो जीवों में 50% से अधिक है, इसीलिए लक्षण बी सबसे पहले उत्पन्न होगा। लक्षण बी जो है वो क्यों उत्पन्न होगा उतना नहीं याद है ना आपको, तो ये भी याद रखना। क्यों, क्या याद रखोगे, तो लक्षण बी में 90% है, बस इसी समझना कि सबसे ज़्यादा जो है ना यह 60% इसमें आ जाएगा। तो ये बी वाला ही सबसे पहले उत्पन्न होगा, तो बी वाला उत्पन्न होगा। तो इतना याद रखोगे आप लोग तो बन जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सचित्र दर्शाइए। देखिए पौधों जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है उसको आपको दर्शाना है। तो देखिए कब कब पूछा गया प्रश्न है, 2011 में, 2021 में, दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए आंसर आपको दिखाते हैं। आंसर कुछ नहीं, इतना लिखना है आपको, डायग्राम इतना बनाना है। कितना डायग्राम बनाना है, तो देखिए लंबा भी डायग्राम नहीं है, काफ़ी आसान डायग्राम होगा, ठीक है। देखिए काफ़ी आसान डायग्राम होने वाला है। तो डायग्राम क्या होगा, तो डायग्राम ये आपको चूज करना है। सबसे पहले सूर्य यहाँ पर बना लेना है आपको, सूर्य बना लोगे और यहाँ पर आपका प्रकाश ऊर्जा हो जाएगा। और आपको ये आपको बना लेना है, ये क्या बनाना है, तो चलिए ऊपर करके दिखाते हैं जी। चलिए ये आपको बना लेना है, एक पत्ता बना लेना है, पत्ता जो कि इस प्रकार से बना हुआ है, देख रहे हो ना, इस प्रकार से बना हुआ है। और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो क्लोरोफिल प्लस ऊर्जा जल, दोनों मिल करके ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्लोरोफिल प्लस ऊर्जा जल से अभिक्रिया करके ये बन जाएगा क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और ये देखिए ऑक्सीजन जो होगा ना ये वायु को मुक्त करेगा। और ये देखिए क्लोरोफिल प्लस जो जल है ये वायु से क्या करेगा, CO2 को क्या करेगा, निकालेगा। और देखिए ये डंटी जो है ना ये मिट्टी से अवक्षेपण द्वारा हुआ है, यानी मिट्टी से तोड़ा गया है। और यही डंटी दूसरा ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज ये पौधों के विभिन्न भागों से है। और ये जो आपका है क्लोरोफिल और प्लस जल ये मिट्टी से अवक्षेपण द्वारा हुआ है, यानी कि जल हम लोग मिट्टी में डाले हैं, क्लोरोफिल ये सब खाना पीना खा करके ये बनाए। तो ये आप डायग्राम इतना समझ लिए, आप लोग समझ लिए हो ना, इतना बना दोगे ना तो आपको लगभग मैं आपको बता दूं ये ज़्यादा नहीं, सीधे आपको 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में। और डायग्राम इसे तो बनाना है, तो डायग्राम सीख लो बनाने के लिए, ये आप लोग याद रखना, ये याद रखना। और ये तो आपको पता ही है, ये पता ही है, ये पता ही है, पता ही रहेगा, आपको बना देना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो क्वेश्चन को मार सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए इसको भी डायग्राम को भी मारना चाहे तो मार सकते हैं। अब आइए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 10 नंबर है, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। देखिए आपको बहुत आसानी से लिखना है कि ऐसा 2 लिखना है ऊर्जा स्रोत जिनका नाम लिखना है जो आप नवीकरणीय मानते हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा हो। और 2012 में पूछा गया प्रश्न, तो लिखेंगे हम लोग क्या, तो लिखेंगे वायु ऊर्जा, चूंकि पवन ऊर्जा और सागरीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि इनका प्रयोग तब तक किया जा सकता है जब तक हमारा सौर परिवार की समान परिस्थिति बनी रहे। तो बस इतना लिखना है। और आपको क्या करना है, कितना नंबर लेके जाना है जी, आपको लेके जाना है यहाँ पर से 2 नंबर। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछेगा प्रश्न। ये है ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। क्वेश्चन कब पूछा है, 2012 में, 2016 में। तो चलिए
बहुत आसानी से आंसर ही बता देते हैं आपको। आंसर होगा ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनी होती है। ऑक्सीजन 3 परमाणु से बनी होती है, जो कि ओजोन का वायुमंडल के ऊपरी स्तर में एक आवरण है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो पराबैंगनी विकिरण जो है ना, जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है या त्वचा पर कैंसर उत्पन्न करता है। तो बस इतना लिखना है आपको, यहाँ से 3 नंबर लेके जाना है। 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए, आपको समझ में आया कि नहीं ये भी कमेंट करेंगे आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार होगा। सब क्वेश्चन मज़ेदार है और बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है सभी का आंसर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं। मतलब पर्यावरण को आप स्वच्छ बनाने के लिए अपनी आदतों में क्या अंतर लाएंगे। और देखिए ये मैं लिखना भूल गया था, 2016 में पूछा है। साथ में मैं आपको बता दूं, यह 2023 तो नहीं आया है, लेकिन ये 2019 में भी पूछा गया था। मैंने देखा था पहले 2014 में भी पूछा गया है, और भी कई बार पूछा गया होगा, मुझे उतना याद नहीं। जब मैं बुक उल्टाऊंगा सही से तो मैं देख लूँगा क्वेश्चन बैंक, आप लोग भी देखना। तो आइए यहाँ पर हम लोग आंसर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या है तो देखिए, आंसर होगा पहला आपको लिखना है। क्या क्या लिखेंगे तो पहला लिखेंगे धुआं रहित वाहनों का प्रयोग करके। दूसरा लिखेंगे पॉलीथीन का उपयोग ना करना। सी में लिखेंगे जल संरक्षण को बढ़ाकर। और डी में आप लोग लिखेंगे यहाँ पर वनों की कटाई पर रोक लगाकर। और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे एफ में वृक्षारोपण। बस इतना लिखेंगे और आपको यहाँ पर मिलेगा कितना नंबर, तो 2 नंबर मिलेगा। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन ये भी आपका रहने वाला है। क्वेश्चन है 13 नंबर, हीरे का अपवर्तनांक जो आपको पता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, यानी कि 2.42, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो आप देखिए ये हीरे का अपवर्तनांक 2.24 होता है, 2.42 होता है। तो इस कथन का अभिप्राय क्या होगा, ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आंसर देखेंगे। आंसर हमें पता है कि, क्या आपको भी पता होना चाहिए, हमें पता है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसीलिए इसका प्रकाशित घनत्व सबसे अधिक ही होगा। तो हम लोग इसके लिए एक उदाहरण लेंगे। तो उदाहरण जैसे लिए हैं n बराबर हमने लिया है C/2 C/V। और इसका जब हम लोग आगे रिएक्शन किए तो ये बन गया V बराबर C/N। V बराबर C/N बन गया, तो ये बन गया रिएक्शन। तो रिएक्शन ये बना, तो यहाँ पर देखिए और क्या होगा, यदि n यहाँ पर आया है ना, n, तो ये n था, n, ठीक है। यदि n सबसे अधिक हो तो V सबसे छोटा होगा। n सबसे अगर ये अधिक होगा, ये सबसे अधिक होगा, तो भी आपका सबसे छोटा होगा। इसीलिए इसीलिए हीरे के प्रकाश की गति सबसे कम होती है। तो याद रखेंगे इतना पॉइंट और लिख देंगे, तो आपको लगभग यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है ना, लगभग अधिक नंबर में ही पूछा जाएगा, 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो 13 नंबर नोट करेंगे, आंसर आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न। पहले बता दूं 2012, 2020, 2015 3 बार पूछा गया प्रश्न। और प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों का सचित्र उल्लेख करें। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों का सचित्र वर्णन करें। यानी नियम भी लिखना है, साथ में चित्र भी आपको बनाना है। तो आइए नियम सबसे पहले लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो इसके 2 नियम हैं। इसके कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। तो पहले डायग्राम हम बना देंगे। तो डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले एक रेखा आप लोग ले लेंगे और इधर से आप लोग प्रकाश को क्या करेंगे, आपतित करेंगे और इधर से टकरा कर ये परावर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग इसको कोण लिख सकते हैं, आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण। इसमें हम लोग एक लंब खींचेंगे तो इसका नाम n दे देंगे। यहाँ पर I होगा, यहाँ पर R होगा, ये आपको पता है, कोण बना देंगे। और यहाँ पर आप लोग नाम भी दे सकते हैं, अगर मन हो तो दे सकते हैं, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग M1 M2 और ये आपका दर्पण हो जाए, समतल दर्पण होगा, ये आप O दे देंगे और इतना लिख देंगे। बस हो गया डायग्राम आपका कंप्लीट। और आगे आपको नियम लिखना है। तो 2 नियम है, कौन कौन नियम है तो वो आपको पता होगा। आपको पता है पहला नियम यहाँ है। तो पहला नियम है आपतित किरण चूंकि आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों जो है ना एक ही समतल में होता है। दूसरा लिखेंगे आपतन कोण चूंकि
आपतन कोण और जो है ना तथा परावर्तन कोण आर। आपतन कोण होता है आई, परावर्तन कोण आपका होता है आर। आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि साइन आई बराबर होता है साइन आर। ये आप याद रखेंगे। बट्टे में होता है, सॉरी बट्टे में होता है ना, बट्टे में होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए ये हो गया ना, बस इतना ही लिखना है, बहुत आसान है। आप लोग ऑब्जेक्टिव में हमको रखता है पूरा एकदम याद करके घोल के पी गए होंगे, तो आपको पता ही होगा। तो आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे एंड इतना आंसर याद रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक डायग्राम याद रखेंगे, और आपको कौन नाम तो याद ही होगा, दोनों का नियम क्या क्या है, तो नियम आप याद रखेंगे। तो आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे और यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। 15 नंबर है, संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दीजिए। 2012 में पूछा गया प्रश्न, याद रखेंगे उत्तर। रासायनिक अभिक्रिया से के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या यदि समान रहती है तो उसे संतुलित समीकरण कहेंगे। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो काम हुआ उसके पश्चात, यानी उसके जस्ट काम जो हुआ, यानी पहले हुआ और उसके थोड़ी देर बाद जो काम हुआ, उन सभी तत्वों की परमाणु संख्या यदि समान रहे तो हम लोग उसे संतुलित समीकरण कह देंगे। तो संतुलित समीकरण जैसे कि यहाँ देखेंगे आंसर में, जैसे में एग्जांपल देखेंगे 2H2O + O2, ये रिएक्शन करके क्या बना, तो दोनों में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 कॉमन आया H2O, यहाँ पर 2 आ गया, तो ये रिएक्शन आपका बन गया। तो इतना आप लोग याद रखेंगे तो आपको लगभग इसमें से लगभग 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा ये सब्जेक्टिव का क्लास होगा, जो वो होता है क्लास। देखिए टाइम मैं आपको बताते चलूँगा क्योंकि क्लासेस बहुत कम टाइम है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए क्लासेस का टाइम टेबल जो है वो मैं पीछे के वीडियो में भी बताया था, मैं पीछे के भी वीडियो में आपको बता दिया था टाइम टेबल, ठीक है ना जी। टाइम टेबल आप लोग नोट कर लेंगे और डेली क्लास में जुड़ेंगे हमारे साथ और अच्छा नंबर लाएंगे। और टारगेट हमारा है 450, तो एकदम आएगा, उससे भी ज़्यादा। तो देखिए टाइम टेबल जो है ना, पहला आप लोग नोट करेंगे, पहला टाइम टेबल वो आपका होता है शाम में जो होता है वो कितना बजे होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव का क्लास चलता है 6:15 पे, 6:15 PM में। एंड सेकेंड क्लास आपका जो चलता है, सेकेंड क्लास वो कब चलता है, तो वो आप लोग याद रखेंगे। एक और क्लास चलता है सेकेंड, वो चलता है आपका रात में कितना बजे, तो 8 PM में, 8 PM में ये क्लास, 2 क्लास चलता है। तो इस शाम में जो क्लास चलेगा 6:15 में, इसमें ऑब्जेक्टिव क्लास होगा। और जो विषय का ऑब्जेक्टिव होगा आपका शाम में, उसी ऑब्जेक्टिव उसी सब्जेक्ट का रात में 8 बजे आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे पॉइंट और नोट कर लीजिए, और डेली क्लास में आप लोग जुड़िए। और आप लोग हमारे फ्री वाले पेड ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, सॉरी फ्री वाले ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं लिए हो तो ज्वाइन ले लोगे। आप लोग देखो नंबर मेरा है 696 98 095। इस पर आप लोग यस सर करके मैसेज करेंगे, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा और आपको डेली क्लास जो होगा उसका नोट्स आपको मिलता रहेगा हमेशा। और मैं आपको बता दूं, आप लोग क्लासेस करके अच्छा नंबर लाओगे, ये मैं टारगेट आपको बोल रहा हूँ, 450 तक एकदम आएगा, कोई हिचक इसमें नहीं है, ठीक है, जो भी टारगेट हो। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा में चाहते हो कि मैं रिविजन करके क्लासेस करूँ, तो आप लोग उसके लिए पेड ग्रुप भी ज्वाइन ले सकते हो। पेड ग्रुप का चार्ज जो है ना 150 रुपया है, इसको ज्वाइन ले लोगे। उसी नंबर पर आप लोग कॉल करके मैं पूछ लेना, फिर आप लोग पेड करना, उससे पहले पेड नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए कैसी लगी आज की क्लास आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और क्या आप सभी को ये क्वेश्चन सब समझ में आया, ये भी आप लोग बताएंगे। और आपको जो क्लासेस करना हो, जो भी आपको करना हो क्लासेस, जो विषय का, वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, कमेंट नीचे खुला हुआ है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद एंड साथ में बाय बाय। लास्ट में मैं आपको कह के जाऊँगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आप लोग हमेशा पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो चलिए आशा करेंगे आपको क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा। और आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू आप लोग हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे जब भी क्लासेस होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रहें। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बोलना भूल गया, जो कि टेस्ट, आप लोग टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट कैसे दोगे, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग टेस्ट दोगे। टेलीग्राम पे आपको जाना है, जो कि चैनल का नाम यहाँ पर आप लोग को नाम में देख रहे होगे, यहाँ पर चैनल का नाम आपको दिख रहा है ना नीचे, जो कि मिथुन स्टडी सेंटर है। एंड यहाँ पर भी देखो डायरेक्ट ये लिखा हुआ नाम है, यहाँ पर देखो मिथुन स्टडी सेंटर। सेम इसी प्रकार से ये 8 नहीं आपको सर्च करना है, सिर्फ मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करना है, इतना। जैसे जैसे एकदम अक्षर लिखा गया है MITH UNST UDIA CNTRE, ऐसे सर्च करना, टेलीग्राम पे ग्रुप आएगा और आप उसे ज्वाइन कर लेना। और उसमें आपको बता दूँ, वहाँ पर जाएगा तो पोस्ट किया हुआ है, जो कि टेस्ट कब कब होता है। तो आपका एक होता है बुधवार, शुक्रवार एंड संडे, 3 टेस्ट आपका होगा। और तीनों टेस्ट में टॉप करने वाले को प्राइज भी दिया जाता है, 150 रुपया 200 रुपया जो होता है मिलता है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए आशा करेंगे आप लोग ज्वाइन करेंगे, और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।